हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका थिंक आइस में। आज हम देखेंगे पुतिन के फ्रेश थ्रेट्स जो कि यूक्रेन को मिला है अबाउट द न्यूक्लियर वॉर। और न्यूक्लियर वॉर का अगर सिचुएशन आता है तो क्या व्लादिमीर पुतिन इस बात को सच कह रहे हैं, हम इसे जानेंगे पूरे डाटा एंड फैक्ट्स के थ्रू। और एक्चुअली में ये थ्रेट दिया किसको गया है, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप को। तो जेलेंस्की यहाँ पे ये बात समझते हैं और इसके साथ जियो पॉलिटिकल कंसर्न इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम इन सारी डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो के अंत के बाद आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज़ है। न्यूज़ में एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन ने ये जो फ्रेश थ्रेट दिया है, वो बार बार ये थ्रेट दे रहे थे। और अभी ये थ्रेट देने का मतलब क्लियर है कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं। बिकॉज जब ये वार शुरू नहीं हुआ था तब भी लोग बोल रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन पुतिन ने वार स्टार्ट भी किया और उन्होंने फ्रेश मोबिलाइजेशन के थ्रू 4 एरिया को, जो कि एक्चुअली जेलेंस्की यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए के थ्रू हासिल कर लिया था, उसे फिर से वापस ले लिया है। और वो भी सिंगल डे में दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो उसके साथ आप देख सकते हैं ये वीडियो जो कि व्लादिमीर पुतिन ने दिया है अभी। इस वीडियो में उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि वो नहीं रुकेंगे अगर ऐसा कुछ यूरोपियन यूनियन या फिर यूएसए अपना डीपली इन्वॉल्व होती है, तो वो न्यूक्लियर अटैक करने से भी नहीं रुकने वाले हैं। तो इस तरह की बातें पहले तो लोग मजाक पे ले रहे थे, अभी भी जियोपॉलिटिकल जितने भी मतलब पॉलिटिकल पंडित हैं वो सर उन सब का कहना है कि ऐसा पुतिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में एक्चुअली ये रशियन डिफेंस के कोर कमेटी का जो बैठक हुई थी, उसके बाद उन्होंने इस ट्रेन को रवाना किया था यूक्रेन के बॉर्डर के पास। अब ये जो ट्रेन है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियर आर्सेनल्स होते हैं, बिकॉज उनकी जो कोर कमेटी है वही अप्रूव कर सकती है, जो कि हिडन न्यूक्लियर वेपन्स को रखती है। और इवन उनकी जो अंटार्कटिक में जो शिप्स थी वो भी मूव कर चुकी है, और वो कैस्पियन सी के पास भी उन्होंने अपने शिप्स को मूव किया है, जिसमें वो एक्चुअली न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखते हैं। तो इस वीडियोस के थ्रू आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये थ्रेट कोई मजाक नहीं है। अब इसमें आपको देखना होगा कि आप देखिए रसिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कितने ज़्यादा है, 6257, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास 5600। तो वर्ल्ड के 90% जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो ये दो कंट्री कंट्रोल करते हैं। और रसिया को आप जानते हैं, सोवियत इरा से उन्होंने, जब कोल्ड वॉर का टाइम था तब से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्टॉक पाइल करके रखा हुआ था, उसको अंत भी किया। उन्होंने स्टार्ट प्रोग्राम भी लाया। लेकिन एक्चुअली में न्यूक्लियर को एक पीस ट्रीटी भी बोला जाता है, बिकॉज न्यूक्लियर जब तक वेपन रहता है तो मेजर वार नहीं गया। इसीलिए कोल्ड वार में सोवियत यूनियन एंड यूएसए और यूरोपियन यूनियन नाटो जैसी कंट्री ने फ्रंट टू फ्रंट वार नहीं किया। बिकॉज जब भी आप न्यूक्लियर थ्रेट देते हो तो दोनों कंट्री को डर होता है, क्योंकि इससे मास स्केल पे तबाही होती है। आपने ऑलरेडी जापान में देखा था कि नागासाकी और हिरोशिमा में क्या हाल हुआ था। तो वो एक कारण है जिसके वजह से इसे पीस वेपन ही बोला जाता है, क्योंकि ये वार रोक देता है। लेकिन इस पीस वेपन के साथ अभी जो थ्रेट्स मिल रहे हो, और सच में अगर सोचिए एक भी न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उसके कितने ज़्यादा गंदे इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड को रियली बैठ करके भी सोचना होगा कि इस चीज़ से कैसे बचें। और अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें तो इंडिया के पास 160 यहाँ पे दिखा रहा है और पाकिस्तान के पास 165। एक्चुअली आप इन डाटाज को नंबर्स पे मत जाइएगा, बिकॉज इंडिया के पास जो टैक्टिकल वेपन्स हैं और जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लीथल है और अलग टाइप में है। तो इस डाटा के थ्रू आप इंडिया को एनालाइज मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन ने बोला क्या है। उन्होंने बोला है कि वो हेजिटेट नहीं होंगे यूज करने से। बिकॉज देखिए, अगर आप किसी कंट्री के टेरिटरी के ऊपर आप दिखाते हो, तो ये वार कहाँ से शुरू हुआ है, नाटो कंट्रीज ने जब ये बोला कि वो यूक्रेन को नाटो के अंदर ले लेंगे। अब नाटो के अंदर आते ही होता क्या है, आप कभी भी अटैक करो तो पूरी नाटो कंट्री आप पे अटैक कर देगी। तो जब ऐसा सिचुएशन न्यूज में आया तो व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बोला कि रुक जाओ, तब भी वो नहीं रुके जेलेंस्की। तो आखिरकार उन्होंने फोर्स भेजा वहां पे, और वहां पे स्ट्रेटजिक वे से उन जगहों को वापस लिया था। इवन आफ्टर, अगर आप एग्जाम्पल लो कि जो वार चल रहा है और अभी तक जो सिचुएशन आया है, उसमें व्लादिमीर पुतिन ने जो भी बोला वो करके दिखाया। इसीलिए उनकी ये जो वो हेजिटेट नहीं होंगे, इस वर्ड को क्लियरली और सीरियस वे में लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, इसके साथ एक जवाब भी दीजिएगा कि किस मिसाइल का डेवलपमेंट इंडिया और रशिया ने साथ मिलकर किया हुआ है। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत आसान है तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। अब देखिए, सिंस द कोल्ड वॉर इरा जो है, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली न्यूक्लियर प्रायोरिटी को मेंटेन किया। एंड उनके पास टुगेदर 90% है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 90% ऑफ द वर्ल्ड न्यूक्लियर आर्सेनल जो है इन्हीं दो कंट्री के पास है। और ये जो एक्सचेंज करते हैं डाटा थ्रू स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम जानबूझ के स्टार्ट किया गया था
ताकि आप कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स जो दोनों कंट्रीज के पास है वो क्लियरली सामने आकर के पता चल सके वर्ल्ड को कि एक्चुअली में वो किस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स रख रहे हैं और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो डाटा है 5977 एंड 5428 है, लेकिन एक्चुअली में रसिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम किया हुआ है, और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल सिस्टम जब इंडिया के साथ रसिया डेवलप कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। अगर नेटो उनसे वार करता भी है तो वो रसिया एक्चुअली कहाँ तक जा सकता है। और अगर आप एक डाटा देखें तो यूक्रेन के पास 1/3 पॉपुलेशन है और रसिया 3 गुना पॉपुलेशन रखता है यूक्रेन से। आप सभी जानते होंगे कि यूक्रेन यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे, इसीलिए इनके पास जो फोर्स है वो भी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। अब देखिए ये टैक्टिकल वेपन्स का जो थ्रेट दिया गया है, ये टैक्टिकल वेपन है तो होता क्या है हमें ये समझना होगा। ये स्ट्रेटजिक वेपन नहीं है। स्ट्रेटजिक वेपन वो हो गया जो कि मास स्केल पे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाएगा। तो टैक्टिकल हुआ कि किसी एक एरिया पे वो इम्पैक्ट डालेगा और उस एरिया को पूरी तरह से साफ कर देगा। अगर आप डॉनबास एरिया को अगर फिर से वो हथियाते हैं तो वो डॉनबास में करेंगे तो डॉनबास एरिया पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा, ऐसा व्लादिमीर पुतिन का कहना है। और यहाँ पे पॉलिटिकल पंडित जैसा कि मैंने आपको कहा था वो ट्राई कर रहे हैं वेस्ट कि ये एक्चुअली एक थ्रेट है ताकि वेस्ट इसमें इन्वॉल्व ना हो, और ये कहीं तरह से सच भी है। बिकॉज अगर आप रसिया की एग्जांपल ले, रसिया और यूक्रेन का वार होता है तो आप सभी जानते हैं रसिया आसानी से जीत सकता है, बिकॉज रसिया वेपन में एडवांस है, बड़ी कंट्री है और एक एबिलिटी रखता है खुद में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन को ये पता है कि अगर नेटो इन्वॉल्व होता है तो एक ही तरीका है उनको रोकने का, वो है न्यूक्लियर का अटैक का उनको बताना। अब ये बहुत सारे लोग ब्लफ भी कर रहे हैं कि एक्चुअली न्यूक्लियर वार जो है वो एक ब्लफ है व्लादिमीर पुतिन का। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इससे पहले लोग ये भी बोल रहे थे कि ब्लफ ही है कि वो अटैक करेंगे यूक्रेन के ऊपर और फिर से वो फोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, बट पुतिन एक्सट्रीम पे गए हैं। उन्होंने अपनी कंट्री में लोगों को मोबिलाइज किया है, पार्शियल मोबिलाइजेशन किया है, जिससे 18 to 60 ईयर्स के जितने एज के लोग हैं वो फोर्स में लिए जा सके। तो पुतिन एक्सट्रीम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इसीलिए मेरे ख्याल से इस बात को तो सीरियस ही लेना चाहिए। अगर आप सीरियस नहीं लेते हैं तो बाद में जो असर पड़ेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होने वाला। अभी आपने रिसेंट में इलन मस्क जो कि बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेंटर हैं, उन्होंने भी बोला है कि पीस प्रपोजल देने के लिए, खैर उन्होंने तो ये न्यूज़ में बोला है और वो हमेशा करते रहते हैं, इससे उनके स्टॉक्स भी काफ़ी हाई होते हैं अगर आप न्यूज़ को सही से देखो तो। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रेंज करता है 1 किलोटन टू 50 किलोटन, अगर आप इसे टेक्निकली नंबर्स में देखो तो। और स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन जो होता है 100 किलोटन टू ओवर अ मेगाटन होता है। तो आप सभी यहाँ से समझ गए होंगे कि स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन्स कितनी ज़्यादा हैवी होगी अगर वो सच में गिराई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेटजिक वेपन का नाम नहीं लिया, बिकॉज अगर आप स्ट्रेटजिक वेपन का यूज करते हो तो आप सिर्फ इस गोले में अटैक नहीं करोगे, एक्चुअली इसके रेडिएशन जो होंगे बाहर भी आएंगे, और यूक्रेन नियर बाय कंट्री है तो इससे रसिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए रसिया ने बोला है कि वो टैक्टिकल वेपन्स का यूज करेंगे। और ये कोल्ड वॉर टाइम से ही डेवलप हो रहा है टैक्टिकल वेपन्स का, ताकि लोगों को ये पता चल सके अगर अटैक होता भी है तो वो पर्टिकुलर रीजन को बर्बाद कर देगा। अब आप इस मैप को देखना सही से। मैप में आपको जो रेड पार्ट दिख रहा है वहां पे रसिया अभी कंट्रोल कर रहा है अभी में, और क्रेमिया को रसिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में। आप सभी जानते हैं कि रसिया के पास टेरिटोरियल एम्बिशंस है, बिकॉज वो पुरानी जो सोवियत इरा की जो ग्लोरी है अपनी वो लाना चाहते हैं। और पुतिन जो कि स्पाइस से 2002 में आने के बाद जब रसिया के प्रेसिडेंट बने और पीएम बने तो उनका एक ही चीज है कि वो रसिया की ओल्ड ग्लोरी को ला सके। इवन आर्कटिक अलास्का के साइड में आपने देखा होगा कि रिसेंट में न्यूज आई थी कि रसिया और चाइना के शिप्स वहां पे घूम रहे थे। तो ये व्लादिमीर पुतिन हमेशा से चाहते हैं आफ्टर इकोनॉमिक रिवाइवल कि वो सोवियत इराक की जो पुरानी ग्लोरी है रसिया को उसको वापस ला सके। अब इस मैप में आपको एक चीज और देखना होगा, ये सारे रेड जो एरिया है उससे आगे पुतिन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है और वो वहीं पे रुकना चाहते हैं। अभी ये डिपेंड करता है वर्ल्ड और व्लादिमीर पुतिन के लिए कि वो कैसे रहेंगे, और इसमें इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट है। आपने इंडिया को ऑलरेडी देखा है, इंडिया 70 to 80% अभी भी हमारे जो डिफेंस के मैन्युफैक्चर्ड होते हैं लाइक इक्विपमेंट्स एंड ऑल, वो हम रसिया से मंगाते हैं। और इवन ब्रह्मोस जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ब्रह्मोस भी इंडिया ने रसिया की मदद से बनाया है। तो रसिया हमारे लिए डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक रिलायबल एलाय है। सोवियत इरा के टाइम से ही रसिया ने हमेशा हमारा साथ दिया। 1973 में आपने देखा था कि उन्होंने आगे बढ़ के हमारे साथ आए थे। जब बांग्लादेश के साथ लिबरेट किया था हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से, तभी एक कंट्री थी रसिया जो कि सामने आई थी। और इसीलिए शायद हम हमेशा सपोर्ट करते हैं रसिया को यूएन में।
एक्सेप्ट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो यूक्रेन में हो रही है। तो इसमें आप भी बताइएगा कि क्या हमें रसिया को अब कंटिन्यूसली सपोर्ट करना चाहिए, और आपके व्यूज और कमेंट्स क्या, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के अच्छे वीडियोज आप तक ला सकूँ।